इस प्रदेश में सरकार द्वारा कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जो छोड़ दिया गया हो कि जिस विभाग को भ्रष्टाचार से मुक्त कर दिया गया। और यहां तक कि बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे पवित्र स्थान, जिन स्थानों पर करोड़ों करोड़ हमारे धर्म का, हिंदू धर्म का पर विश्वास करने वाले लोगों का आसरा है, उम्मीद है, भरोसा है, बिलीव है, ऐसे स्थानों का उपयोग भी सरकार ने भ्रष्टाचार के लिए किया है। सीधी सीधी बात है, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि धामी जी मुख्यमंत्री के रूप में, धन सिंह रावत जी इस विभाग के मंत्री के रूप में, या उनके कोई अधिकारी हमारी इस प्रेस वार्ता पर अपना रिएक्शन अवश्य दें। नंबर एक बात, क्योंकि यह बात अगर हम लोगों ने उठाई है और अगर हमने गलत उठाई है तो उनका अधिकार होता है कि वो इस बात को सार्वजनिक करें कि इसमें क्या हम गलत कह रहे हैं। और अगर इस पर वो रिएक्ट नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि चोर चोर मौसरे भाई सब एक हो गए और इसलिए इसमें हित अपना समझ रहे हैं कि इस बात पे चुप्पी साध लो, थोड़े दिन में लोग भूल जाएंगे। साथियों, केंद्र सरकार के द्वारा इतनी बड़ी, केंद्र सरकार के मदद के बिना उत्तराखंड सरकार अपने पैसों से इतनी बड़ी खरीद नहीं कर सकती। नंबर एक बात। और अगर कोई भी खरीद केंद्र सरकार के पैसों से होती है या माना नहीं भी होती है, फिर भी केंद्र सरकार की सीबीसी गाइडलाइन है और केंद्र सरकार की सीबीसी गाइडलाइन प्रत्येक राज्य सरकार के खर्च होने वाले धन पर भी लागू होती हैं। सीबीसी गाइडलाइन में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर आपको कोई बहुत जल्दबाजी हो किसी चीज को टेंडर करने में, टेंडर के नियमों को बनाने में बहुत जल्दबाजी हो और तात्कालिक दृष्टि से वो विषय इतना महत्वपूर्ण हो कि उस पर निर्णय लेना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है कि आपने एक दिन के अंदर उस पर निर्णय लेना है, तो उस स्थिति में किए गए कार्य को मतलब उस कार्य के लिए, उस टेंडर के लिए या उस परचेज के लिए सीबीसी गाइडलाइन में जेम पोर्टल का प्रावधान है। और उस जेम पोर्टल में यह प्रावधान है कि प्रत्येक जीन्स के, प्रत्येक चीज के, मतलब जैसे माननीय अध्यक्ष जी ने वेन फाइंडर का जिक्र किया, उसका भी प्रावधान है कि ये वेन फाइंडर जेम पोर्टल के माध्यम से कितने रुपए में खरीदा जा सकता है अधिकतम, और उसके लिए कौन कौन कंपनियां अधिकृत हैं, आप उनसे डायरेक्ट खरीद सकते हैं। अगर आप उनसे डायरेक्ट खरीदते हैं तो उसमें फिर सीबीसी गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं होता, नियमों का उल्लंघन नहीं होता। मैं मुख्यमंत्री जी से और स्वास्थ्य मंत्री जी से विशेष रूप से पूछना चाहता हूं कि क्या विभाग ने इस प्रकार की वेन फाइंडर जो मशीन है उनको खरीदते समय सीबीसी गाइडलाइन का अनुपालन किया है? नंबर एक बात। नंबर दो बात, कितना हास्यास्पद है कि फोन खरीदा 50,000 का और फोन को टिकाने वाला डंडा खरीदा 4.5 लाख का। मतलब अगर हम लोग ये बात कह रहे हैं ना कि स्टैंड, तो बतेरे लोग समझेंगे कि पता नहीं कोई भारी मशीन होगी वो स्टैंड भी, पर यह सीधी भाषा में इसी तरह है कि कोई फोन खरीदा 50,000 का और फोन को टिकाने वाला डंडा खरीदा 4.5 लाख का। ये इसकी तुलना में उसी से कर सकता हूं जिस प्रकार से हमारे राफेल विमान खरीदे गए थे 500 करोड़ के और 1000 करोड़ के उसमें एसेसरीज लगाई गई अंबानी कंपनी के द्वारा, और उसके बाद 1500 करोड़ में उसको एक विमान का काम दिया गया। राफेल बना रहा है कौन सा एविएशन, फ्रांस का डसॉल्ट एविएशन, वो बना रहा है, और अंबानी जी उसमें एसेसरीज लगा रहे हैं। वो एसेसरीज की कीमत 1000 करोड़ से ऊपर है उनकी कंपनी। भैया उसी तरह का मामला है। तो मेरा ये कहना है कुल मिलाकर कि ये लोग भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे इस प्रश्न के एवज में रिएक्शन के दौरान ये सरकार निश्चित रूप में इस बात को भी कहेगी कि जो हम बार बार आरोप लगाते हैं कि स्वास्थ्य, सहकारिता और हायर एजुकेशन विभाग में जब से धन सिंह रावत जी मंत्री बने हैं तब से नौकरियों को बेचने का कारोबार जारी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी अगर उत्तराखंड के नागरिकों के प्रति बिल्कुल बांध बराबर भी अगर जवाबदेही है और आप में अगर उत्तराखंड रियायत बची है, तो मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप ये जो सीबीआई जांच अभी इस प्रकरण में जो पेपर लीक प्रकरण में सीबीआई जांच हुई है, उस सीबीआई जांच के प्रकरण का दायरा बढ़ाते हुए उसमें
सहकारिता में जो कोविड के दौरान भर्तियां की गई और जो आरोप बीजेपी के विधायकों ने लिखित रूप में धन सिंह रावत जी पर लगाए कि उन्होंने 20-20 लाख में नौकरियां बेची सहकारिता में, इनके विभाग पर जो आरोप लगाए उसकी जांच, ओपन विश्वविद्यालय में जो 50-60 ऊंचे पदों पर भर्तियां की गई उसकी जांच, और इस समय जो प्रधानाचार्य के पदों पर एक विशेष मैकेनिज्म तैयार करने के बाद जो हो रहा है भर्ती, इसकी जांच आप सीबीआई को सौंपेंगे। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, उम्मीद करता हूं। और अगर आपने नहीं सौंपी तो मैंने पहले कह दिया कि चोर चोर मौसेरे भाई, तुम हमको बचाओ हम तुमको बचाएं। और अगर नहीं की तो निश्चित रूप में मैं इस प्रदेश की जनता को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से ये जो सरकारों में भ्रष्टाचार की परंपरा को पनपाने वाले कारक हैं, इन कारकों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इस प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से जब हमारी सरकार बनेगी तो प्रत्येक विभाग में, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, लेकिन जनता के हितों से खिलवाड़ करने वाले लोगों को बेनकाब किया जाएगा, चाहे उसके लिए एक स्पेशल कमीशन क्यों न बनाना पड़े, इनको बेनकाब किया जाएगा। अगर इनको बेनकाब नहीं किया गया तो निश्चित रूप से ये उत्तराखंड गलत परंपरा की ओर बढ़ रहा है और ये परंपरा अंततोगत्वा प्रदेश को खोखला कर देगी। और इसको रोकने के लिए यह आवश्यक है कि इस भावना को हतोत्साहित किया जाए। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी। कल धन सिंह रावत जी के सोशल मीडिया से एक फोटो छपी और उस फोटो में कहा गया कि खिरसो विकास खंड के एक पूर्व जिला पंचायत सदस्य हमारी पार्टी में शामिल हो गए। अब शामिल हो गए तो उसमें तमाम लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी और मोटे तौर पर यह प्रतिक्रिया सामने आई कि उनकी पत्नी श्रीनगर में मेडिकल डिपार्टमेंट में कार्यरत है, नौकरी कर रही है, और उनके पास पहले मैसेज भेजा गया कि तुम बीजेपी में शामिल हो जाओ और नहीं तो खबरदार तुम्हारा परिवार हम रद्द कर देंगे। जब वो तैयार नहीं हुए तो उनकी पत्नी का ट्रांसफर दूर कर दिया गया और जब वो हाजिर हो गए कि भाई मैं माला पन्ने को तैयार हूं, पट्टा डालने के लिए तैयार हूं, तो उसके बाद उनका ट्रांसफर, मैंने सुना अभी सोशल मीडिया पे देख रहा हूं वापस कि वो ट्रांसफर कैंसिल हो गया। धन सिंह रावत के डिपार्टमेंट में ये दो तरह के ट्रांसफर पॉलिसी भी चल रही है। एक राजनीतिक रूप से लोगों को डराने के लिए ट्रांसफर किए जा रहे हैं और दूसरा लोगों से वसूली के लिए ट्रांसफर किए जा रहे हैं कि पहले ट्रांसफर कर दो पिथौरागढ़ और फिर उनके घर में मैंने सुना कि एक अलग डेस्क है घर में, जो घर की डेस्क नेगोशिएशन करती है कि भाई तुम्हारा ट्रांसफर पिथौरागढ़ कर दिया, अब तुमको थोड़ा नजदीक अल्मोड़ा लाना है तो उसका इतना रेट है और वापस अगर देहरादून लाना है तो उसका इतना रेट है। तो ये इस प्रदेश के हालात हैं, ये परंपरा न बने, इसलिए आवश्यक है कि इस प्रकार की भावना को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। हमने खिरसू में किए गए एक व्यक्ति को जो शामिल किया गया उसका जवाब 20 लोगों से दिया। 20 भारतीय जनता पार्टी के 20 लोगों को, 20 युवाओं को हमने शामिल करके ईंट का जवाब पत्थर से दिया। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि इस प्रदेश का हित इसमें है कि इस प्रकार की भावना को पनपने ही न दिया जाए। इसलिए मैं अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि महत्वपूर्ण जो तथ्य वो सामने लाए, मेरी जानकारी में भी नहीं थे। अध्यक्ष जी ने कल मुझे कहा कि मेरे पास ऐसे कुछ चीजें आई हैं और मुझे भी इसमें आमंत्रित किया, तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और उन्हें इस रूप में धन्यवाद देना चाहूंगा कि पुरजोर तरीके से ये जो तथ्य उन्होंने सामने रखे। बात सिर्फ धन सिंह रावत जी के डिपार्टमेंटों की नहीं है, बात पूरी सरकार की है और मुख्यमंत्री पूरे सरकार का मुखिया है। अगर उस पूरे शरीर पर कहीं भी कालिक लगती है तो वो कालिक पूरी सरकार पर कालिक कहलाई जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री, उनके सचिव या ये स्वास्थ्य मंत्री या उनके सचिव सामने आकर इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें, जो कि स्वास्थ्य विभाग की नौकरियों के संबंध में है, हायर एजुकेशन के विभाग की नौकरियों के संबंध में है, प्रिंसिपल भर्ती के बारे में है, कोऑपरेटिव बैंक के इन्वेस्टमेंट के बारे में है, जो कि इन्होंने करोड़ों रुपए शेयर मार्केट में और ये जो बॉन्ड निकलते हैं शेयर मार्केट में, इन बॉन्डों में, इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में जो करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया वो जीरो हो गया। जीरो, ऐसी कंपनियों के शेयर खरीदे जिनका कोई अस्तित्व नहीं था और वो जीरो हो गया। मैं इस प्रदेश की जनता से वादा करता हूं कि इस इन्वेस्टमेंट को जीरो कराने में, इस इन्वेस्टमेंट को कराने में जो अधिकारी और जो मंत्री शामिल हैं, हम उनकी निजी संपत्ति से वसूली करके इस प्रदेश के उस नुकसान की भरपाई कराएंगे। मैं ये जनता से वादा करता हूं।
और माननीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूं। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि कांग्रेस अगर सत्ता में आएगी तो आप जांच कर देंगे, केवल एजुकेशन डिपार्टमेंट या पूरी? हमने थोड़ा कहा कि जो ये तो उदाहरण दिया हमने, या कांग्रेस की सरकार के दौरान जो मेरी बात सुनिए, सबकी भाई, अगर किसी ने गलत किया है तो गलत को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, चाहे मैं ही क्यों नहीं। मैं मान्यवर, आपको याद होगा कि मैंने ये जांचों के लिए मुख्यमंत्री को एक पत्र दिया, और इस पत्र के बाद एक किसी व्यक्ति ने मेरे खिलाफ एक जांच का पत्र दे दिया धन सिंह रावत जी को कि गणेश पोद्याल की बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी में अध्यक्ष रहते हुए उनके कार्यकाल के दौरान जो भी हुआ हो उसकी जांच होनी चाहिए। आपको याद होगा मैंने कहा कि बिल्कुल पहले मेरी जांच होनी चाहिए। अगर भाई मेरे जांच के आवेदन के बाद किसी ने मेरे भी जांच की बात कर दी तो फिर पहले मेरी जांच कर लो, लेकिन मेरी जांच का डर दिखाकर दूसरे की जांच मत रोको। तो मैं अपनी जांच के लिए भी हमेशा तैयार रहता हूं। यह अलग बात है कि आज तक इनको कोई जांच कुछ नहीं मिला। चुनाव के समय जरूर 2016 में मेरे पे जो इनकम टैक्स और ये वो सब सरकार तोड़ने के वक्त दबाव बनाने के लिए जो किया गया था, वो जांचें जरूर चुनाव के टाइम फिर एक नोटिस आ जाता है, उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। और लोकसभा के समय फिर नए नोटिस आए, नए उन्होंने हम पर कार्रवाइयां शुरू की, लेकिन हम इन कार्रवाइयों से डरने वाले नहीं। मैं इस बात का पक्षधर हूं कि गणेश पोद्याल ने भी राजनीतिक जीवन में रहते हुए पदों का अगर दुरुपयोग करके धन अर्जित किया तो इस सरकार को पूरा हक है कि गणेश पोद्याल के उस धन को जब्त करे, और जिसका मतलब जनता का वो अगर धन है तो जनता को अर्पण करे। मैं इस बात का पक्षधर हूं, इसलिए कोई भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। निश्चित रूप में सरकार आने पर एक बृहद कमीशन बनाया जाएगा। अभी मैं तो इस बात को भी कहना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी के, मैं उम्मीद करता हूं कि वो मुझे कहने के लिए अलाउ करेंगे। देखिए, एक बात यहां पर आई कि अजय भट्ट जी के पत्र में है कि जो कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ वो 1 साल में 6 महीने में टपकने लगा, 6 महीने में टपकने लगा। सरकार को, विभागीय अभियंताओं को भी इस बात के निर्देश देने चाहिए कि जब कोई निर्माण कार्य पूर्ण हो तो जवाबदेह अभियंताओं से एक एफिडेविट लिया जाए कि अगले 5 साल तक ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि ये निर्माण कार्य पर कोई आंच नहीं आएगी। ये तो बात ये इसलिए नहीं हो रहा है कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जब वही लूट बचा रखी है तो दूसरे को कैसे आप ठीक करोगे। तो इन सब चीजों को समय आने पर अगर इस प्रदेश की जनता का आशीर्वाद रहेगा तो हम लोग इसको ठीक करेंगे। धन्यवाद।